हेलो दोस्तों, सिद्धरा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रम समीकरण। तो इसमें एक्सरसाइज हम समझ रहे थे दोस्तों, और ये एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का अभ्यास का ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो देखिए चलो शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके समझेंगे हम, तो ध्यान से समझना दोस्तों। और देखिए इसमें आज हमारे इस वीडियो के अंदर पूरी अभ्यास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इससे पहले के जो 14 क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियो में आपको समझा दिए हैं। यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको समझ लेना और इसका होमवर्क अपना पूरा कर लेना, नोट्स बनाना अपने अच्छी तरह से, हैंड राइटिंग बढ़िया सब साफ़ सुथरे। ठीक है, तो चलिए शुरू समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया। उत्तर लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है ना, वो एक प्रकार की हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। ठीक है, जो भी बनेगा यौगिक हमारा विलय यौगिक बनता है। लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें हमारा एक ऐसा यौगिक बनेगा जो अगर हम उसको पानी में घोलें तो वो घुलेगा नहीं। ठीक है ना। तो हमने इसमें ले लिया पानी, और इस पानी में हम उस यौगिक को घोलेंगे जो इसके अभिक्रिया के अंदर दोबारा बनेगा। ठीक है, तो वो हमारा लवण बनता है। क्या बनेगा, वो लवण। और वो ऐसा लवण होगा कि यदि हम उसको पानी में घोलेंगे तो घुलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अवक्षेप या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो यौगिक मिलकर के या मिश्रित होकर, दो यौगिक मिश्रित होकर मिलकर, दो यौगिक मिलकर, ठीक है, क्या बनाते हैं, अविलय लवण बनाते हैं। मिलकर अविलय लवण, या हम कह सकते हैं अवक्षेप। अविलय लवण या अविलय अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो उसे बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें हमारा अविलय लवण बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलो उदाहरण समझते हैं, इसका रिएक्शन ले लेते हैं। तो रिएक्शन लेंगे हम यहाँ समझने के लिए, फॉर एग्जांपल है, तो हम ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 और प्लस इसके साथ हम एक ले लेंगे यहाँ BaCl2। क्या ले लेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम सल्फेट BaCl2। अब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं। दोनों यौगिक हमने लिए और इन दोनों को यौगिक हम मिलाते हैं। तो मिलाने पर क्या होगा, तो हमारे यहाँ से बनेगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl और BaSO4। तो बन जाएगा हमारे यहाँ से NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, यदि आपने हमारी इससे पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो Na2SO4 BaCl2। अब ये Na2SO4 BaCl2 टूट करके NaCl BaSO4 कैसे बना रहा है। ठीक है, यदि आपको इसका प्रोसेस भी समझना है तो कमेंट करके बताना, यदि आपको इसकी जो प्रोसेस होती है या मैकेनिज्म होती है, विधि होती है, वो कैसे होती है, कहाँ से टूटते हैं यौगिक, कहाँ से जुड़ते हैं यौगिक।
ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा रखी हैं। यदि आपने इसकी बेसिक वीडियो नहीं देख रखी है तो दोस्तों इसकी बेसिक वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें जो BaCl2 बनेगा, कौन बनेगा? BaCl2, ये हमारा बनेगा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो ये कैसा होगा? हमारा अवक्षेप के रूप में रहेगा, जो हमारा पानी में घुलेगा नहीं, मतलब नीचे बैठ जाएगा रेत की तरह। जैसा रेत को हम पानी में घोलते हैं ना, तो घुलेगा नहीं, तो पानी रेत नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये होता है बेरियम सल्फेट। तो इसका नाम जो बनेगा वो है सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसका नाम बन जाएगा यहाँ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और जो बेरियम सल्फेट होगा यही हमारा क्या होगा? यही हमारा अवक्षेप होगा, एविले लवण होगा। यही क्या होगा? हमारा अवक्षेप होगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेप। यही हमारा दोस्तों अवक्षेप बनेगा। यही है हमारा एविले लवण अवक्षेप के रूप में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अवक्षेपण अभिक्रिया का उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपकी NCERT के सॉल्यूशन को समझाते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तरह से तैयारी होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर, ह्रास का मतलब होता है कमी, योग मतलब जोड़ना, जोड़ने और घटाने के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। हमें उपचयन समझाना है, ऑक्सीडेशन, और अपचयन समझाना है, रिडक्शन। दोनों के बारे में हमें समझाना है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उपचयन। तो हम लिखते हैं उत्तर, ठीक है। और उत्तर के अंदर हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उपचयन। क्या डालेंगे? हेडिंग उपचयन। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो लिखोगे वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन, किसकी? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, योग, वृद्धि या योग होती है, होती है, ठीक है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे उपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उदाहरण समझते हैं हम इसका। ऐसे ही रिएक्शन लेते हैं। तो रिएक्शन फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले। तो रिएक्शन फर्स्ट में क्या ले लेते हैं हम? यहाँ ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्या लेंगे दोस्तों? मैग्नीशियम। और इसकी क्रिया करा देते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो ये बनाएगा हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं और इसमें 1 है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीशियम कब 2 हो जाएंगे तो इसके आगे भी हमें फिर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम का जो उसमें होगा उपचयन हो गया है, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उत्पाद में क्या है? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो गया? यहाँ उपचयन हो गया है, ठीक है। ये फर्स्ट उदाहरण है इसका, क्योंकि 2 उदाहरण पूछ रहा है। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, तो हम समझेंगे यहाँ सेकंड। दूसरा उदाहरण समझते हैं। तो देखिए दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हम लेते हैं सल्फ़र। क्या लेंगे? सल्फ़र। और प्लस इसकी हम क्रिया करा देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ क्या बनाएगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगा, SO2, ठीक है।
तो देखिए ये जो होगा यहाँ सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैस में होगा यहाँ, और ये भी दोस्तों क्या बनेगा, गैस में बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने, 4, तो यहाँ 4 हैं, सॉरी SO2, तो ऑक्सीजन का 1 है, 2 है और सल्फर का 1 है, तो बराबर है, हमारे संतुलित है। तो इस प्रकार से यहाँ सल्फर का उपचयन हो गया है। तो इस प्रकार से हमने उपचयन अभिक्रिया के दोनों उदाहरण समझ लिए हैं। अब हम समझते हैं आगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होगा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बिल्कुल उसका उल्टा लिखेंगे हम ऊपर परिभाषा का। तो वह अभिक्रिया जिसमें, लिखेंगे यहाँ से, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो एग्जाम्पल समझ लें इसका भी। तो देखिए अपचयन का अभिक्रिया का क्या होगा, ये इसके उल्टे हो जाएंगे, टोटली दोनों उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को उल्टा कर देते हैं। देखिए फर्स्ट, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ MgO, 2MgO, तो उल्टी परिभाषा है तो उल्टे ही उदाहरण बना देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ Mg और प्लस O2, Mg प्लस O2 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे। और सेकंड उदाहरण हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ इसी का उदाहरण कर देंगे यहाँ भी SO2, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा S प्लस O2। ठीक है, तो देखो यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है और इधर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इधर सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दोस्तों, इधर सल्फर की ऑक्सीजन की कमी है। तो इस प्रकार से ये दोनों हमारी अभिक्रिया हमारी किससे हो जाएंगे, अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, और 17 क्वेश्चन देखिए थ्योरी का क्वेश्चन है, वैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, तो बहुत सरल है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको 17वें क्वेश्चन में, तो याद रखना। देखिए क्या कहता है 17वां क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझिए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, शुरू में चमकदार है, जब हम उसको गर्म करते हैं वायु में रख के तो वो काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व X का एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। ठीक है, तो हमें दोनों का बताना है, X का भी बताना है और काले यौगिक का भी बताना है। तो चलिए कैसे इसका उत्तर लिखते हैं, देखिए। तो हम डाल लेते हैं हाँ सबसे पहले उत्तर। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, तो ये जो X धातु होगी ऐसी कॉपर होगी। ठीक है, जो कॉपर को हम वायु में जलाते हैं तो काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बनाएगा काले रंग में, मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें। तो लिखिए, यह है चमकदार धातु, यह है चमकदार, यह चमकदार धातु X, जैसा हमने इसको क्या मान रखा X। X क्या होगी, कॉपर होगी, X कॉपर धातु होगी। ठीक है, कॉपर धातु है, कॉपर धातु है। जब इसे आगे लिखोगे, जब इसे वायु की उपस्थिति में, जब इसे वायु की उपस्थिति में, जब इसे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, तो यह उपचयित होकर, तो यह उपचयित होकर, तो यह उपचयित होकर, ठीक है, क्या बनाएगा, उपचयित होकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। उपचयित होकर काले रंग का, काले रंग का कॉपर सेकंड ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड मतलब बनाता है। मतलब कॉपर सेकंड का मतलब है कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 रखी जाएगी। ठीक है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनाता है, बनाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो गया। अच्छा चलो इसकी रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, और मज़ा आएगा समझने में। तो देखो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना है। देखिए रिएक्शन क्या बनेगी इसमें, अगर रिएक्शन की बात आती है तो देखो कॉपर को हम लेते हैं और इसको हम गर्म करते हैं वायु में रख के।
और वायु गर्म करने के लिए हम या तो डेल्टा बनाते हैं या लिख देते हैं गर्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, ये उपचयित हो जाएगा, मतलब CuO हो जाएगा, CuO। कॉपर ऑक्साइड का सूत्र होता है CuO, तो ये बना दिया इस तरह से। तो अब इसमें क्या है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, यही हमारा क्या होगा, काले रंग का होगा। क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, काले रंग का होगा, काले रंग का यौगिक बनाएगा, जिसका नाम होगा कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर भी हल कर लिया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और नोटबुक में दोस्तों नोट करते रहना जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, और देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए इसका भी उत्तर समझते हैं दोस्तों। देखिए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन आपको खुद बताना है, ये आपके लिए होमवर्क में, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने सवाल कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, तो संक्षारण मैंने आपको समझाया था, जब आपको चैप्टर समझाया था तो उसमें एक हेडिंग समझाई थी संक्षारण, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कराया है। वहाँ उस हेडिंग को जाकर पढ़ना, वहाँ समझना, वीडियो को देखना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो उस क्वेश्चन को वहाँ पढ़ने के बाद जब इसका आप आंसर बताना है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। यदि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल द्वारा पढ़ाई करने वाले कितने ध्यान से वीडियो को देख पा रहे हैं और कितने अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। चलिए, ये आपको खुद ही उत्तर बताना है इसका भी, ये भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि उसको में जो विकृत गंधिता होती है उसको रोका जा सके। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, कैसे लिखोगे कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेलीय या तेल, ठीक है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित ठीक है दोस्तों, प्रभावित किया जाता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है, प्रभावित किया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नोट कर लो, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस पाई जाती है। चिप्स की थैलियों में ये क्वेश्चन हमारा बहुविकल्प में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। यदि आप इसका आंसर सही बताते हो तो समझ लो आपके बहुविकल्प क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से चल रहे हैं। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इस वीडियो का, उसके बाद हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारी वीडियो भी लास्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न, ये पदों गलत लिख रही है, पदार्थ लिख रही है ना पर्दों पे, तो ये है निम्न पदों, तो ये रह नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगी निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो हमारे जो पद हैं वो एक तरफ दे रखा है संक्षारण कोरिजन, एक दे रखा है दोस्तों विकृत गंधिता, और ये क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में समझाए हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों वहाँ से क्वेश्चन करने हैं, और आप यदि इसका आंसर जानते हो तो दोस्तों बताओ कमेंट करके कि संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। संक्षारण और विकृत गंधिता मैंने चैप्टर में समझा रखे हैं, उस चैप्टर का लिंक जो मैंने इसमें वीडियो में समझाएं उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके इसके दोनों को अच्छी तरह से कर लेना। वहाँ पूरे डिटेल से समझाएं मैंने लॉन्ग में, ये भी लॉन्ग में समझाया है। ठीक है दोस्तों, और ये भी लॉन्ग में समझाया वहाँ, तो दोनों को लॉन्ग में वहाँ जाकर कवर कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ठीक है दोस्तों,
आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट किया है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बहुत ही कम समय में हमने बहुत कुछ इस चैनल के द्वारा पाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के साथ। ठीक है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे अब की बार आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अब की बार हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे अब की बार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।